दोस्तों, मैं सुनील कुमार प्रसाद आप सभी को आप ही के चैनल सुनील कुमार प्रसाद पर स्वागत करता हूं। हम पिछले क्लास में अम्ल भस्म के बारे में पढ़े थे। आज उसके रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रासायनिक गुण, ठीक है, कि जो अम्ल और भस्म दोनों जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल और भस्म जो भी होता है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे क्या चीज निकलता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें साइंस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है। अर्थात कि जब यहाँ भस्म यानी कि क्षार को एक धातु जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, यहाँ पे वैसा एक अम्ल है जिसको जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। दोनों में हम क्या देख रहे हैं? कॉमन क्या है कि दोनों में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। आगे देखिए पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। वही यदि 2 नंबर बात करें तो 2 नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। जब हम क्या करते हैं कि अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, वही बोल रहे हैं अम्ल के साथ, तो अम्ल को जब धातु कार्बोनेट के साथ हम करते हैं अभिक्रिया तो लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और जल निकल रहा है। वैसे अगर बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है, जी हाँ यही है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि चूने के पानी का टेस्ट। तो चूने के पानी का टेस्ट के बारे में यहाँ देखिएगा। बोल रहे उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग कैसा होता है? दूधिया हो जाता है। जब चूना के पानी में जब क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है यही है चूना जल है। ठीक है, क्या है? चूना जल है जिसका निर्माण कैसे होता है? जब CaO को जब जल में डुबोई जाती है तो वही होता है CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही वही बोल रहा है कि जब चूना जल को में जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, जो दीवार में जो सफ़ेदी आ जाता है यही के कारण होता है कि जब चूना को पुताई करते हैं उसके बाद क्या होता है कि चूना जो है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है कि दीवार में चमक आ जाती है। अब बोल रहा है कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, यदि अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी जाए तब क्या हो जाएगा? तो ये बोल रहा है कि जब अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाएगा? तो CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, जो जल में घुलनशील होगा। अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया करा दी जाती है तब क्या होगा? तो जब अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया लवण कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, जब जिस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। बता रहा है यहाँ पे कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल का प्राप्त होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
बोला। तो आपको इतना ही याद रखा कि जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता हो तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया कि जब जल और लवण दोनों बनता हो तो उसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं, पॉइंट है। बोल रहा है कि जब प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। उसे दुर्बल और अम्ल और प्रबल क्षारक की जब अभिक्रिया कराई जाती है, जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का अभिक्रिया कराई जाती है तो क्षारीय लवण और जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण लवण बनता है और जल बनता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप देखने को मिल गया कि लवण 3 प्रकार की होती है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि लवण 3 प्रकार की होती है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीनीकरण या उदासीन लवण। अब बोल रहे हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। उस समय हम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़े थे, ये क्या है, तो धातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इससे एक ही चीज़ तो बोध हो रहा है कि लवण और क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। तो हम याद रख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। आगे बोल रहा है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। जब कॉपर क्लोराइड जब इस अभिक्रिया में बनता है तो क्या होता है, विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका प्रवृत्ति क्षारीय होता है। कैसे होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे CO है यानी कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, इत्यादि। वही अगर बात करें कि जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब धात्विक ऑक्साइड की अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, यानी कि जब अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो क्या होगा, तब क्या क्रिया होगा। जैसे कि कार्बन क्या है, अधातु है, उसका क्या किया जाता है, अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी एक क्या है, लवण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। आगे बोल रहा है कि आधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति अम्लीय होता है, विद्युत धारा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो आधात्विक ऑक्साइड जो होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रवृत्ति कैसा होता है, अम्लीय होता है। इससे क्या होगा, विद्युत धारा बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के बारे में बोल रहा है कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देता है, H आयन देता है। ये पहले ही बताया था, आर्हेनियस के जो डिफिनीशन था वो वही बतला दिया था कि जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन H+ आयन देता है। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, वही बोल रहा है कि जल की उपस्थिति में जो क्षारक होती है क्या देती है, OH- आयन देती है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देती है। जल में घुलकर क्या करता है, क्षार OH आयन देती है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभी को जल में घुलाई जाती है तो सोडियम आयन प्लस OH आयन मिलता है। यहाँ पे कुछ गुण पढ़ने के लिए है। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बोल रहा है जो क्षारक जो जल में घुल जाती है उससे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। परंतु सभी क्षारक, बोल रहा है सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने
मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, बहुत ही ऊष्मा देती है, इसलिए इसे हिलाते ही रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जल को आप अम्ल में नहीं डुबाना है, जल को अम्ल में नहीं डुबाना है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जल को अम्ल में नहीं डुबाना है। हाँ, अम्ल को आप जल में डुबा सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम ऊष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे आपके शरीर भी जल सकती है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करना चाहिए। वो यहाँ पे बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। वैसा ही क्षार प्लस धातु भी क्या देता है? लवण और हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। गुड बाय।